अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स आपको? ओके, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। मे बी शायद कोई इशू हो। आप एक काम करेंगे, मुझे उस पर टेक्स्ट करके कंफर्म करें कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी। ठीक हो गया, चलें। ओके जी, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो स्टार्ट किया हुआ था आप लोगों का चैप्टर जो है वो 14, ठीक है। और चैप्टर 14 के अंदर जो है वो हम लोगों ने देख लिया था कि एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन जो है वो हमारे पास क्या होती है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है, ठीक है, वो आ जाती है जी, हमने रेस्पिरेटरी सरफेस के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो देखा स्ट्रक्चर इसका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का। देन मॉर्फोलॉजी हमने क्लियर की। उसके बाद हमने जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है, उनके हवाले से, यानी पहले हमने मॉर्फोलॉजी देखी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, और उसके बाद फिर हमने जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अनाटमी देखी, ठीक है। अनाटमी के अंदर हमने देखा कि जी जो ये हमारे पास मॉर्फोलॉजी आ रही है, जिसके अंदर हमने कहा था कि जो लंग्स हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट। राइट हमारे पास 3 पोर्शन यानी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हमने कहा था सुपीरियर, ठीक है, फिर हमने कहा था मिडल या मीडियन होता है, और उसके बाद ये इंफीरियर था। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, सुपीरियर हमारे पास है और इसके लोअर रीजन के अंदर इंफीरियर आ रहा है। इसी तरह फिर हमने देखा, इसकी डिटेल देखी फर्दर, कि हमारे पास जो आपका है क्या कहते हैं इसको, जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, वो हमने देखे कि जी ब्रोंकाई है, ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई बनते हैं, ठीक है, सो ऑन। ये हमने एल्व्यूलाई और एल्व्यूलोसैक्स जो है वो देख लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो है वो देख ली थी, ठीक है। आगे कुछ डेफिनेशन है, कुछ टर्म्स है, वो हम देखते हैं, मगर उससे पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो हम लोग, मैं इसको दोबारा, ये हमने पहले भी किया हुआ है मगर इसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन आएगी, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हम लोगों ने कहा था कि जी हमारे पास जो, ठीक है, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से हमारे पास क्या हो रहा है, एयर जो है वो क्या कर रही है, मूव करती है। आपको पता है, हमने पढ़ा था किसके अंदर, नॉस्ट्रल्स के अंदर, ठीक है, नॉस्ट्रल्स में, नॉस्ट्रल से हमारे पास वो जा रही है जी नेजल कैविटी के अंदर। नेजल कैविटी से वो फर्दर मूव करती है हमारे पास नेजोफेरिंग्स, ठीक है। उसके बाद होगी आवाज, जिनको आवाज क्लियर नहीं आ रही, जिनकी आवाज कट रही है ना मेरी तरफ से, जिनकी
वो एक्चुअल में उनके में भी इंटरनेट का इशू होगा, अभी रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है, आप परेशान ना हो। अच्छा, नेजोफेरिंग्स के बाद हमने कहा कि जी जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास आ जाता है लेरिंग्स, ठीक है। लेरिंग्स के बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर था वो आ गया ट्रिकिया। ट्रिकिया के बाद हमने कहा था हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद हमारे पास सेकेंडरी ब्रोंकाई थे, ठीक हो गया। सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद हमारे पास टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई के बाद हमारे पास जो चीज आ रही थी वो थी जी हमारे पास, आप कह सकते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक हो गया। ब्रोंक्यूल्स में हमने कहा कि हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद हमारे पास जो है वो आप कह सकते हैं जी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक हो गया। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद हमारे पास जो है वो आपकी एल्व्यूलर डक्ट्स आ जाती हैं, और एल्व्यूलर डक्ट्स के बाद हमारे पास एल्व्यूलर सैक्स जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये सीक्वेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये आपने सीक्वेंस जो है वो नोट कर लेना है इसको, ठीक है। तो हमने सीक्वेंस में क्या कहा कि एयर यानी इन्वायरमेंट से एयर जो है वो मूव करती है इन द नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स के बाद वो नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स के बाद लेरिंग्स है, देन उसके बाद ट्रेकिया है, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर हमने कहा सेकेंडरी ब्रोंकाई, उसके बाद टर्शरी ब्रोंकाई, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो ब्रोंक्यूल्स, दिन में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स थे, रेस्पिरेटरी, एल्व्यूलर डक्ट्स, और देन फाइनल हमारे पास एल्व्यूलर सैक्स जब आ जाते हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस हमने पढ़ा था, ठीक है। और यहाँ तक हमने मॉर्फोलॉजी भी देख ली थी, और उसके बाद हमने जो है वो इसकी अनाटमी जो है वो देख ली थी। अच्छा, अब हमारे पास वापस चलते हैं जहाँ पे हम लोग थे, ठीक है। यहाँ पे ये हम लोगों ने पढ़ रहे थे, तो अब यहाँ पे हमारे पास रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो है, इसके हवाले से इसको हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या पल्मोनरी वॉल्यूम भी कहते हैं, ठीक है। यानी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में पल्मोनरी वॉल्यूम होता क्या, इज द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड, एक्सहेल्ड एंड स्टोर्ड, यानी तीन चीजें, इनहेल्ड हो रही है, एक्सहेल हो रही है, या हमारे पास, ठीक है, या हमारे पास जो है वो स्टोर्ड विद इन द लंग्स जो है वो आ रही है, ठीक हो गया। तो हमने क्या कहा, अदीना अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो ये मेरे ख्याल में आपका इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, बाकी लोगों को आवाज आई थिंक सो काफी हद तक क्लियर हो रही है। ये सिर्फ एक दो स्टूडेंट्स अभी मुझे चैट बॉक्स में बता रहे हैं, ठीक है, ये आपके इंटरनेट का में भी इशू आ रहा है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, तो हमने कहा जी कि जो हमारे पास रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है, हम बात कर रहे थे कि जी इनहेल्ड है, एक्सहेल्ड है, और उसके बाद हमारे पास जो विद इन द लंग्स गिवन टाइम, यानी जो हमारे पास रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होता है, या आ रही है आप पर कट रही पल्मोनरी है। वॉल्यूम अगर कहते हैं, यानी ये आप कह सकते हैं कि लंग्स की कैपेसिटी है, ठीक है। इसको मैं अगर दूसरे सेंस में लिखूं ना, मैं इसको लिखूंगा लंग्स कैपेसिटी, ठीक है। लंग्स कैपेसिटी कि कितनी, हाउ मच एयर, ठीक है, ठीक है, वो क्या करता है, मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, इसे लंग कैपेसिटी जो है वो मैक्सिमम जो है वो आप कह सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक और चीज आ जाती है, ठीक है, कि इसको मैं अगर डिफाइन करूं, ओके, आवाज आ रही है अब आपको को? सर अभी भी कट रही आपकी आवाज नहीं आ रही, आप चैट बॉक्स में मुझे बताएं है। कि आवाज आ रही है आपको सबको, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो जाती है, अभी होगी है बल्कि, ठीक है। आवाज का मुझे कंफर्म करें, ओके, शुक्र है। चले जी, अब हमारे पास हम बात कर रहे थे कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, हमने कहा
कि या पल्मोनरी वॉल्यूम हमारे पास हमने कहा जी कि अगर हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। अच्छा, दूसरी एक और मैं बात यहाँ बता देता हूँ, आप लोग परेशान नहीं होना अगर मैं लेक्चर को ना रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है, तो अगर कल वाला लेक्चर भी अभी मैं आप लोगों को ना एक लिंक भेजूंगा, तो वहाँ से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। और इसका जो है दूसरा क्या कहते हैं, जो आज वाला लेक्चर है इसका भी लिंक आपको जब वो मिल जाएगा, सही है, तो परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, हमने कहा जी कि जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम हमारे पास क्या है, तो रेस्पिरेटरी या पल्मोनरी वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर exhaled and stored within the lungs at a given time, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, अब बुक में हमारे पास जो एक आप कह सकते हैं कि जी जो वैल्यू दी हुई है हमारे पास, एक दी हुई है वैल्यू 500 ml आई थिंक सो, ठीक है। 500 ml को वो कहता है टाइडल वॉल्यूम, ठीक हो गया, ठीक है। इसी तरह एक और उसमें हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो आ रही है हमारे पास नॉर्मली 3000 ml, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे, हमने क्या कहा कि लंग कैपेसिटी, ठीक हो गया। लंग कैपेसिटी हमारे पास आ गई। लंग कैपेसिटी के अंदर हमने कहा कि मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम जो एबिलिटी है, ठीक है, हमारे पास एयर को एब्जॉर्ब करने की, वो हमारे पास कितनी है, लंग्स की इस यहाँ पे आ जाएगा 3000 ml, ठीक हो गया। बुक में क्लियरली मेंशन लिखा हुआ है कि जी हमारे पास जो मैक्सिमम एयर इनहेल्ड, यानी अगर आप इनहेलेशन करते हैं तो 3000 ml, 3000 ml का मतलब है कि अबाउट 3 लीटर एयर जो है इन वन इनहेलेशन जो है वो आप क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। एक हमने पीछे पढ़ा है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो नॉर्मली एयर इनहेल एक्सेल हो रही है। फिर हमने कहा लंग कैपेसिटी, और लंग कैपेसिटी के हवाले से हमने इसको इंटरलिंक किया 3000 ml के साथ, यानी इतना टोटल ओवरऑल जो हमारे पास होता है। अच्छा, फिर हमारे पास आ रहा है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम आप ये कह सकते हैं कि नॉर्मल इंस्पायरेशन के दौरान, ठीक है, नॉर्मल इंस्पायरेशन में जो एयर जो है वो इनसाइड जा रही होती है, यानी जो एक्सचेंज हो रही होती है, ठीक है, एक्सचेंज हो रही होती है। नॉर्मल केसेस में जब आप इनहेलेशन करते हैं फुल, तो वो 3000 होता है। 500 ml को वो कहता है टाइडल। टाइडल का मतलब क्या है कि आप जब सांस ले रहे हैं, मतलब एक दफा आपने इनहेल किया फिर आपने एक्सहेल किया, तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान क्या होता है कि वो जो थोड़ी सी जो एयर एक्चुअल में एक्सचेंजेबल हो रही है, ठीक है, उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, याद रखना है, ठीक हो गया। तो टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद हमारे पास लंग कैपेसिटी और रेस्पिरेटरी या पल्मोनरी वॉल्यूम, ये तीन हमारे पास टर्म्स हैं जिनको आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद साथ ही हमारे पास जो है मैंने नर्वस सिस्टम जो है वो बनाया हुआ है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे भी आगे, हमारे पास चैप्टर भी आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि जी फोर ब्रेन है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास मिड ब्रेन होता है, देन हमारे पास हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन का जो है वो फर्दर पार्ट है पॉन्स मेडुला ओब्लिंगेटा, ठीक हो गया। और इधर हमारे पास है सेरिबेलम, ठीक हो गया। तो अब इनमें जो मेडुला है, ठीक है, अगर हम मेडुला की बात करते हैं तो याद रखना कि हमारे पास जो मेडुला है, ठीक है, मेडुला को अगर हम इसको कहें कि जी मेडुला क्या है हमारे पास, मेडुला पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, ठीक हो गया, पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, ठीक है, हाइंड ब्रेन का पोर्शन है। और इसमें होता ये है कि याद रखिएगा इसको हम दो पार्ट्स में आप कह सकते हैं डिवाइड कर देते हैं, ठीक हो गया। दो पार्ट्स में किस तरह से कि एक को हम कह देते हैं अपर कह लें, या आप कह सकते हैं कि सिंपल डोर्सल अपर रीजन हो गया, इसको हम कहते हैं डोर्सल। और ये हमारे पास होता है, इसको हम कह देते हैं वेंट्रल। नाउ जो मेडुला है इसको हमने कह दिया कि इसके दो पार्ट हैं, एक हमने कहा डोर्सल, दूसरा हमने कहा वेंट्रल। मेडुला को बाय द वे कहा जाता है रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक हो गया, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर का मतलब क्या होता है, देखिए कि आपने अक्सर देखा होगा कि आपका नॉर्मली जो एक एक्सपिरेशन और एक्सप्रेशन चल रही होती है, और मैक्सिमम ऑफ द टाइम के दरमियान में क्या होता है कि बैठे बैठे
ओके, तो हम बात कर रहे थे, हमने कहा जी कि हमारे पास जो आपका है मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है हमारे पास, ये याद रखिएगा आपका कह सकते हैं कि जी पार्ट ऑफ, हमने क्या कहा, हाइंड ब्रेन, ठीक है, पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। अच्छा, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है, इसको हमने क्या कहा, रेस्पिरेटरी सेंटर। इसको हम रेस्पिरेटरी सेंटर इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि जितनी भी इंस्पायरेशन होती है, ठीक है, या एक्सपायरेशन होती है, याद रखना है आपने, ठीक है, दैट इज एक्चुअली अंडर द कंट्रोल ऑफ मेडुला ऑब्लिंगेटा। यानी जो फोर हाइंड ब्रेन होता है ना, हाइंड ब्रेन रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा होता है इनडायरेक्टली, आप ये कह सकते हैं। तो हाइंड ब्रेन क्या कर रहा है हमारे पास, रेस्पिरेशन को कंट्रोल जो है वो कर रहा है। आज कुछ समझ नहीं आ रहा आवाज की वजह से सर। अभी आपको आवाज क्लियर आ रही है? अभी बताएं मुझे। या आज पता नहीं जूम का कोई इशू आ रहा है, एक लफ्ज भी समझ नहीं आया। अभी आवाज आ रही है आपको बेटा? नहीं सर। बताएं शाबाश, आवाज आ रही है? सर पीछे से भी कुछ समझ नहीं आया, आप आगे जस्ट अ मिनट। पढ़ा रहे हैं और हमें पीछे से कुछ समझ नहीं आया। कट रही है सर, कट रही है। अभी देखें, अभी आवाज क्लियर है? थोड़ा और बोले सर। जी चलें, तो हम बात कर रहे थे, हमने कहा जी कि हमारे पास जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है, इट इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन एंड दैट इज कंट्रोलिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। यानी इसका मतलब ये कि जो हाइंड ब्रेन होता है, याद रखना, हाइंड ब्रेन ने रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना होता है। अब मेडुला में फर्दर दो पार्ट्स हैं, यानी अगर मैं कहूँ कि जी मेरे पास ये मेडुला का स्ट्रक्चर है सिंपल, ठीक हो गया। तो मेडुला में क्या होता है कि एक होता है डॉर्सल और दूसरा होता है वेंट्रल, तो क्या, जो डॉर्सल होता है, याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी सेंटर, तो हम कहते हैं एक्सपायरेटरी सेंटर, ठीक हो गया। इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं, जो वेंट्रल रीजन है, इसको कहा जाता है हमारे पास इंस्पायरेटरी सेंटर, ठीक हो गया। एक को हम कहेंगे एक्सपायरेटरी सेंटर और दूसरा हमारे पास क्या है, इंस्पायरेटरी सेंटर है। यानी जो डॉर्स मेडुला है हमारे पास, मेडुला के दो रीजन, एक हमने कहा डॉर्सल, एक हमने कहा वेंट्रल। जो डॉर्सल है उसको हमने क्या कहा कि जी ये हमारे पास क्या होता है, एक्सपायरेटरी सेंटर है, और जो वेंट्रल हमारे पास रीजन है उसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी सेंटर, ठीक हो गया। यहाँ तक मेडुला से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन है शाबाश तो मुझे बताएं जल्दी से प्लीज, सिंपल चैट बॉक्स में लिख दे, मैं उसको देख लेता हूँ, जल्दी बताएं शाबाश। जी ओके, तो अब हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अगर आप लोग पढ़ेंगे बुक में तो आप लोगों को तकरीबन काफी हद तक जो है वो आइडिया हो जाएगा। अब मूव कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास आगे जो आ रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ जो है वो गैसेस। यानी पहली बात जो आ जाती है कि गैसेस जो है वो हमारे पास कौन कौन सी हैं गैसेस हैं जो कि नॉर्मली कंडक्ट हो रही होती है। तो उसमें आपने एक चीज याद रखनी है कि हमारे पास सबसे पहले तो आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है ऑक्सीजन, ठीक हो गया। यानी जो हमारे पास ऑक्सीजन है या जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड या जो ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्ट किसे किया जा रहा होता है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन के हवाले से, ठीक है, यानी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कैसे चल रही होती है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि जी हमारे पास सिंपल लिख देते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हमारे पास ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो आपने याद रखना है कि ऑक्सीजन को दो बेस के थ्रू जो है वो क्या किया जा रहा होता है, हमारे पास से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है। तो उसमें सबसे पहला आ जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, ठीक है, ऑक्सी
हीमोग्लोबिन, ठीक हो गया। और दूसरा हमारे पास आप कह सकते हैं डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। पहला हमारे पास क्या आ गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और दूसरा हमारे पास यानी ऑक्सीजन को अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एक तो जरूरत पड़ती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, और दूसरा हमारे पास जो है वो आ जाता है डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। अब इसमें भी आपने इस तरह से याद रखना है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन में क्या होता है हमारे पास कि ये जी हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो याद रखिएगा 4 आप कह सकते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि 4 जो हीमोग्लोबिन होता है, अगर फर्स्ट ईयर में मैं लेके जाऊं तो फर्स्ट ईयर में आपने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ था कि एक आयरन रिंग, आयरन सेंट्रलाइज जो है वो एलिमेंट है, जो कि रिंग से जो है वो क्या होता है, ठीक है, 4 फायरिंग रिंग्स होती हैं, पायरोल रिंग्स होती हैं, ठीक है, उनके इनके साथ जो है वो अटैच हुआ होता है, इस तरह से रिंग बनाती हैं, और ये रिंग्स फिर इस तरह से आपस में जुड़ी होती है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो 4 आप कह सकते हैं शॉर्टली कि 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को क्या करता है, अटैच करता है, और अटैच करने के बाद जो है ये कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर, ठीक हो गया। इसको आप HB4O2 भी कह सकते हैं। और इसमें एक्चुअल में हमारे पास इनको जो कंबाइन करने के लिए एंजाइम आ रहा होता है, ठीक है, उसको हम कह देते हैं CA इन शॉर्ट, और इसको कहा जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक हो गया। यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है, जो ऑक्सीजन है उसको हीमोग्लोबिन के साथ ऐड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो हमारे पास बनता है, ठीक है, उसको फ्रॉम द लंग्स मूव करवाया जाता है टुवर्ड द बॉडी, ठीक हो गया। और लंग्स से कहाँ से, लंग्स में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो बिल्कुल लास्ट रीजन था जिसको हमने कहा था कि हमारे पास क्या होते हैं, एल्व्यूलाई। अब एल्व्यूलाई की सराउंडिंग में हमने कहा था कि ब्लड वेसल जो है वो जा रही होती हैं, ठीक हो गया। तो वो वहां से ब्लड वेसल से एक्चुअल में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो ब्लड वेसल्स में, ठीक हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस जो है वो एल्व्यूलाई से जो है वो वापस मूव कर जाती है। तो ऑक्सीजन, अच्छा एक तो आ गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दूसरा हमने कहा प्लाज्मा डिसॉल्व्ड। तो अबाउट 97% याद रखना है हमारे पास वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं डिसॉल्व इन प्लांट्स की, डिसॉल्व इन जो हमारे पास प्लाज्मा है, ठीक हो गया। तो प्लाज्मा के अंदर 3% आप कह सकते हैं हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसको जो है वो क्या किया जा रहा होता है, वो डिसॉल्व फॉर्म के अंदर होती है, वो जो 3% ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा के अंदर जो है वो आप कह सकते हैं डिसॉल्व हो जाती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे जाते हैं, अच्छा जी, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नो, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमने ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, तो इस हवाले से हमारे पास जो है वो आप कह सकते हैं कि 3 बेसिक जो रीजन है, ठीक है। फर्स्ट वन हमारे पास होता है इन द फॉर्म ऑफ बाई कार्बोनेट, नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास बाइकार्बोनेट हो गया। नंबर 2 हमारे पास जो है वो आ जाता है जो जिस तरह कार्बन डाई जो जिस तरह ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन के साथ मिल के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे पास क्या कर सकती है, कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद थर्ड जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है जिस तरह प्लाज्मा डिसॉल्व्ड फॉर्म के अंदर, ठीक हो गया। तो 3 हमारे पास याद रख लीजिएगा, ये बेसिक वेज हैं जिनके थ्रू हमारे पास क्या किया जा रहा होता है, जो आपके है कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको क्या कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक हो गया ना। अब इसमें सबसे जो मेजर है, ठीक हो गया, सबसे जो मेजर पोर्शन है वो हमारे पास है आपका बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म के अंदर जो है वो मूव करना, ये अबाउट 70% तक हमारे पास होता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको किस तरह से ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, सिंपली कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तो सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद, ठीक है, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। किस तरह से बनता है इसको हम देखते हैं, डिसॉल्व में सिंपल डिसॉल्व हो जाता है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ठीक है, बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बनता है। आपसे पूछ सकते हैं कि जी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको किस तरह से जो है वो क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट जो है वो करवाया जाता है, ठीक है। इसके लिए हम मूव करते हैं इस तरफ, और यहाँ ये हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर
देखिएगा, यहाँ देखिएगा हमारे पास अम, इसको अंडरस्टैंड करिएगा बल्कि, ठीक है। मैं पहले आपको इधर समझाता हूँ, उसके बाद जो है वो दूसरी साइड पे उधर लेके जाता हूँ। ये बुक की डायग्राम है, मैं इसको बाद में समझाता हूँ, पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जरा इसको गौर से देखिएगा। देखें, हमारे पास फर्ज कर ले ये है, मैं कह रहा हूँ कि जी ये है बॉडी सेल्स, ठीक हो गया। ये मैंने कहा जी ये मेरे पास है बॉडी सेल्स, ठीक हो गया। ये हमारे पास है बॉडी सेल्स। नाउ अब इन बॉडी सेल्स से हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या करना है, निकलना है, ठीक है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होगी, बाहर निकलेगी, ठीक हो गया। ये बॉडी के अंदर जो है वो हो रहा है, ठीक हो गया। यहाँ से हमारे पास क्या हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो क्या होगी, यहाँ से निकलेगी। नाउ अब इन टिश्यूज किसे कह सकते हैं, या इनको बॉडी टिश्यूज कह लें, ठीक है। यानी ये हमने क्या कहा जी कि हमारे पास क्या है, बॉडी टिश्यूज है, बॉडी टिश्यूज हैं, ठीक हो गया। बॉडी टिश्यूज की सराउंडिंग में आपको पता है कि हमारे पास इनकी सराउंडिंग में ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल्स मौजूद होती है। और वो कौन सी वाली ब्लड वेसल जो कि टिश्यूज में इन साइड तक मूव कर जाती हैं, और वो हमारे पास कौन सी होती है, वो कैपिलरीज हैं, याद रखिएगा, ठीक हो गया। तो अब क्या होता है कि इनकी सराउंडिंग में मैं कह रहा हूँ कैपिलरीज है, ठीक है। अच्छा, अब जो कैपिलरीज है, याद रखना कैपिलरी हमारे पास जो है ये सिंपल क्या होती है, याद रखिएगा, थिन वॉल्ड जो है वो हमारे पास होती है। थिन वॉल्ड का मतलब क्या है कि सिंगल लेयर जो है वो आप कह सकते हैं ले होती है। मसलन मैं कह रहा हूँ कि जी मेरे पास जो है ये है जी, फर्ज कर लें ये मैंने बना दिया इसको, ठीक है। ये मेरे पास है जी, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ एपिथेलियल ऑफ, आप कह सकते हैं जो हमारे पास आ रहा है इसका कैपिलरी वॉल का, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ से हमारे पास, ठीक है, इसको यहाँ पे करता हूँ मैं थोड़ा सा, ये आ गई हमारे पास कैपिलरी, ठीक हो गया। नाउ अब ये कैपिलरी का इनसाइड है हमारे पास, याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये कैपिलरी की इनसाइड रीजन है। अब कैपिलरीज के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं कि कैपिलरी की जो वॉल होती है वो इतनी हमारे पास जो है वो आप कह सकते हैं कि जो इंटरनल जो उसकी कैविटी होती है इतनी कम होती है कि उसमें सिर्फ रेड ब्लड सेल जो है वो हमारे पास अलाइन जो है वो होके जो है वो जा रहे होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये है रेड ब्लड सेल, ठीक हो गया। नाउ अब इसको गौर से अंडरस्टैंड करना कि किस तरह से हम देख रहे हैं। अब ये हमारे पास है रेड ब्लड सेल। अब होगा क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से हमारे पास निकली, यानी बॉडी टिश्यू से, बॉडी टिश्यू से उसने क्रॉस किया हमारे पास इसको कैपिलरी की वॉल को, ठीक हो गया। कैपिलरी की वॉल को क्रॉस करने के बाद अब हमारे पास सिचुएशन क्या होगी, पहली सिचुएशन क्या होती है कि ये हमारे पास प्लाज्मा का रीजन है, तो ये क्या होगी, यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो मेजर पोर्शन है वो क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये क्या होती है, एंटर हो जाती है किसके अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर, ठीक। नाउ रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ कंबाइन किया जाता है, और कंबाइन करने के बाद इसको आप कह सकते हैं H2CO3 कार्बोनिक एसिड के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ कार्बोनिक एसिड जो है हमारे पास, याद रखना, ये अनस्टेबल होता है और इमीडिएटली ये क्या करता है, ब्रेक डाउन हो जाता है H2HCO3 नेगेटिव के अंदर, प्लस हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन आयन जो है वो हमारे पास बनते हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या होगा कि जो हाइड्रोजन आयन हमारे पास यहाँ पे रिलीज हुए, ये हायर क्वांटिटी में रिलीज होते हैं। दूसरा, यहाँ से जो ये बाइकार्बोनेट है ये क्या होता है, ये सेल को आप कह सकते हैं लीव कर देता है। अब ये नेगेटिव चार्ज है जो HCO3 नेगेटिव, ये हमारे पास क्या हुआ, सेल को इसने लीव किया, तो इन साइड नेगेटिव चार्जेस की आ जाती है डेफिशिएंसी, कमी आ जाती है। तो उस सूरत में क्या होता है कि बाहर से जो क्लोराइड होता है उसको प्लाज्मा से सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट करते हैं। जब बाइकार्बोनेट सेल को लीव कर देगा, याद रखना, बाइकार्बोनेट ने सेल को लीव किया, क्लोराइड जो है ये सेल के अंदर आना शुरू हो जाता है। अब एक तो ये मैकेनिज्म हुआ, ठीक है, पहला स्टेप क्या हुआ हमारे पास कि बाइकार्बोनेट ने बाहर निकलना है, दूसरे स्टेप में क्लोराइड ने इनसाइड जो है वो सेल के जो है वो आ जाना होता है, ठीक हो गया। उसके बाद अब आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास इस रीजन के अंदर जो HB4O2 था, यानी जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, अब ये बॉडी टिश्यू यहाँ से ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, टूटता है,
ठीक है, और ऑक्सीजन और बनाता है Hb। जो ऑक्सीजन है ये मूव कर जाती है टिश्यूज के अंदर यहाँ से, ठीक हो गया, ये टिश्यूज के अंदर मूव कर जाएगी। पीछे जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन कर लेता है कुछ और ये बना देता है HHB। HHB हम कहते हैं हीमोग्लोबोनिक एसिड। तो थर्ड मैकेनिज्म क्या हुआ हमारे पास, ऑक्सीजन रिलीज हुई फ्रॉम हीमोग्लोबिन, ठीक हो गया, और हीमोग्लोबिन चौथे पे क्या हुआ, हीमोग्लोबिन कंबाइन करा हाइड्रोजन आयन के साथ और इसने बना दिया HHB। अब ये माइंड में बिठा लीजिएगा, इसकी स्नैप अगर ले सकते, पिक्चर ले सकते तो ले लीजिएगा, ठीक है। अब हमारे पास बाइकार्बोनेट यहाँ बाहर है, क्लोराइड, अब क्लोराइड आयन इनसाइड जाके जो है हमारे पास क्या कर रहे होते हैं क्लोराइड आयन क्या कर रहे होते हैं, ये एक्चुअल में होम्योस्टैटिक बैलेंस कर रहे होते हैं जो के बाइकार्बोनेट में रिलीज होकर हमारे पास जो है वो क्या होता है। नाउ अब ये जो क्लोराइड आयन का एकदम से इनसाइड मूव करना जब बाइकार्बोनेट होता है, इसको हम कह देते हैं क्लोराइड शिफ्ट कह देते हैं, या इसको हम कह देते हैं हैम्बर्गर शिफ्ट जो है वो कह देते हैं, या हैम्बर्गर फिनोमिना भी इसको कहा जाता है, ठीक हो गया। ये आपने याद रखना है। अब ये कहाँ पे हो रहा है, बॉडी टिश्यूज के लेवल पे। अब क्या हुआ, एक तो प्लाज्मा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई, फिर बाइकार्बोनेट की फॉर्म में इवॉल्व हुई, फिर हमने कहा कि यहाँ से ये देखो, अब ये हीमोग्लोबिन था, कुछ हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबोनिक एसिड बनाता है, कुछ हीमोग्लोबिन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करती है और बना देती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो फिफ्थ में आप ये कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके HbO2 ये बना देती है कार्बोक्सी, ठीक हो गया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक हो गया। अब ये मैकेनिज्म यहाँ पे हमने याद रखना है। अब क्या होगा कि ये जो रेड ब्लड सेल है ये मूव करेगा और मूव करता है टूवर्ड्स द, आप कह सकते हैं हमारे पास लंग्स, ठीक है। अब लंग्स के लेवल तक जाके हमारे पास क्या फिनोमेना हो रहा था जी, वहां देखते हैं, आप इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम बना रहे हैं जी लंग्स, मैं कह रहा हूँ कि जी मेरे पास जो है ये है जी स्ट्रक्चर्स, मैं कहता हूँ कि जी ये वॉल्स हैं, ठीक है, और ये है जी एल्व्यूलर सैक्स है हमारे पास। एल्व्यूलर सैक्स की जो वॉल होती है हमारे पास, याद रखिएगा ये इस तरह से थिन वॉल्ड होती है, ठीक। अब एल्व्यूलाई के सराउंडिंग्स में हमने पढ़ा था, ठीक है, एल्व्यूलाई की सराउंडिंग में हमने पढ़ा था, फर्ज करें मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये है जी एल्व्यूलाई, ठीक हो गया। इसी तरह ये सारा क्या है एल्व्यूलाई, और इसकी सराउंडिंग में ये आ रही है जी ब्लड वेसल, ठीक हो गया। अब ये ब्लड वेसल कौन सी, इस ब्लड वेसल के अंदर जो अभी हमने पढ़ा ये वाला जो आपके पास रेड ब्लड सेल है, जो प्लाज्मा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, प्लाज्मा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और रेड ब्लड सेल के अंदर आप कह सकते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक हो गया, और प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट को जब वो लेके जाता है। अब जब ये लंग्स में पहुंचता है ना, सारा मैकेनिज्म उल्टा हो जाएगा। सारा मैकेनिज्म उल्टा किस तरह हो जाएगा, यहाँ पे मैंने क्या किया जी, मैं फर्ज करता मैं कहता हूँ कि मैंने क्या किया जी, ये बनाई सिंपली आप कह लें कि जी कैपिलरी, ठीक है। इसी तरह मेरे पास ये है कैपिलरी की इंटरनल, ठीक है, ये कैपिलरी की वॉल है जो सिंगल लेयर से मिलकर बनी हुई है, ठीक हो गया, ये कैपिलरी हमारे पास होगी ना। अब कैपिलरी के अंदर, ठीक है, हमने पढ़ा, हमने कहा जी कि हमारे पास कैपिलरी के इनसाइड जो है ये है जी रेड ब्लड सेल। अब रेड ब्लड सेल हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पे सारा फिनोमिना उल्टा हो जाएगा। उल्टा किस तरह से होता है, ये देखिए अब जरा, हमारे पास हमने कहा कि बाइकार्बोनेट कहाँ था, प्लाज्मा के अंदर, फिर हमने कहा इसके अलावा थोड़ी सी डिजोल्व फॉर्म के अंदर भी हमारे पास जो है वो है। फिर हमने कहा कि इनसाइड जो है वो हमारे पास क्या होता है कि जो HHB है, हीमोग्लोबिनिक एसिड है, पहले नंबर पे तो ये टूटेगा और बना देता है हीमोग्लोबिन प्लस हाइड्रोजन आयन, नंबर 1। ये पहला रिएक्शन हमारे पास हो रहा होता है। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा रिएक्शन क्या होता है कि जो क्लोराइड आयन इनसाइड होते हैं ये बाहर मूव कर जाते हैं, ठीक है। क्लोराइड आयन का बाहर मूव करना क्या करता है, बाइकार्बोनेट को इनसाइड जो आप कह सकते हैं मूव करवाता है। तो अब क्या होगा कि जो बाइकार्बोनेट है उसको इस साइड पे लगते हैं, तो ये हो गया जी HCO3 नेगेटिव। अब क्या होगा कि ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे और कंबाइन करने के बाद बना देता है H2CO
3 कार्बोनिक एसिड। नाउ अब कार्बोनिक एसिड बना, ठीक है। अब कार्बोनिक एसिड जो है याद रखिएगा ये अगेन वापस टूट जाता है किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को भेज दिया जाता है लंग उसमें एल्वुलर सैक्स के अंदर, ठीक है। और जो हीमोग्लोबिन था ये क्या करता है, यहाँ से ऑक्सीजन को ले लेता है, कैप्चर कर लेता है, ठीक हो गया, 4 मॉलिक्यूल्स को, ठीक हो गया। और क्लोराइड जो है वो हमारे पास ये बाहर आ जाती है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में आप कह सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका जो रिमूवल है सिंपल, ठीक है। इसको मैं वापस आपको डायग्राम पे दिखाता हूँ, यहाँ देखिएगा। यहाँ पे सिंपल वही जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दी है। कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ये बॉडी टिश्यूज है, यहाँ से निकली ये कैपिलरी की वॉल है, इधर भी कैपिलरी है, ठीक है जी। इनसाइड कैपिलरी दिखा रहा है, ये हमारे पास रेड ब्लड सेल है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाया, किसकी प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में। कार्बोनिक एनहाइड्रेज आयोनाइज हो जाता है, कार्बोनिक एसिड जो है वो आप कह सकते हैं हो जाएगा आयोनाइज, नेगेटिव आयन बनेगा, शायद हाइड्रोजन आयन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिनिक एसिड बनाएंगे, ये बाहर आ जाता है। क्लोराइड आयन क्लोराइड शिफ्ट के थ्रू इनसाइड जाता है, ठीक हो गया। और ये था बॉडी के पास। अब अगर हम लंग्स की तरफ जाएंगे तो ये यहाँ देखिएगा आप सिंपल यहाँ पे उल्टा सारा हो गया, बाइकार्बोनेट सेल में गया, क्लोराइड बाहर आ गया, जो हीमोग्लोबिनिक एसिड था वो टूट के हाइड्रोजन आयन और उसमें हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ हाइड्रोजन अगेन इसके साथ कंबाइन करेगा हमारे पास और बनाएगा कार्बोनिक एसिड, वाटर, फिर ये उसमें टूट जाता है किसमें, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस जो है वो एल्वुलाई के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और ये सारा जो इसकी फॉर्मेशन है यानी H2CO3 की फॉर्मेशन कह लें और ब्रेक डाउन कह लें, इट इज अंडर द कार्बोनिक एनहाइड्रेज होती है, ठीक हो गया। होपफुली मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हमने आज मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। हमने क्या पढ़ा, हमने एक देखा कि हमारे पास रिस्पिरेटरी वॉल्यूम के लिहाज से टाइडल वॉल्यूम, लंग कैपेसिटी, फिर हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देखा, ऑक्सीजन हमारे पास ट्रांसपोर्ट किस तरह से हो रही थी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो हमने देखा जी कि इस तरह से एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ से, ठीक हो गया, बॉडी से आती है, फिर उसके बाद उसको बॉडी से रेड ब्लड सेल से वापस जो है एल्वुलर सैक्स में भेजा जाता है, ठीक हो गया। ओके जी, अभी क्लास के वजह से टाइम खत्म हो गया, अभी कुछ सेकंड में क्लास ओवर भी हो जाएगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग सिंपल उसमें मुझे व्हाट्सअप करके जो पूछ लें, ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप में या ग्रुप में जो